जय हिंद। इंग्लिश को याद करना बंद कर दीजिए। फ्लुएंसी वोकैबुलरी या ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं है। इट इज़ अबाउट स्पीकिंग, मेकिंग मिस्टेक्स, इम्प्रूविंग एंड प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। यस, आज हम एक तरीका देखेंगे जिसकी सहायता से आप नेचुरल नॉर्मल तरीके से इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी नहीं भी आता है तो भी कैसे? थ्रू इडियम्स, जिसको हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं, मराठी में वाक्य प्रचार या म्हणी बोलते हैं। मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे। आपका काम है कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल के द्वारा, मीनिंग के द्वारा। एंड एग्जाम्पल में अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, आई विल डेफिनेटली करेक्ट इट। ओके, सो फर्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? फेस द म्यूजिक। म्यूजिक संगीत को फेस करना, सामना करना? नो। फेस द म्यूजिक होता है कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना, परिणामों को भुगतना। जो भी हमने कार्य किया है, वर्क किया है, काम किया है, उसके नतीजे का सामना करना, फेस करना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, भुगतो अभी, जो भी हमने किया है उसको फेस करो। लाइक मनोहर, मेरा भाई जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। सो आई कैन से मनोहर, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, परिणामों को भुगतना। कोई गलती की है, कुछ टूटा है घर में और अभी आपको चिल्लाने वाले हैं आपके मम्मी पापा। ठीक है, हमारी गलती की वजह से वो चीज़ टूटी है या कुछ गड़बड़ हुई है। सो वहाँ पर बोला जा सकता है नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक। नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेस को, उस परिणामों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फेस द म्यूजिक। वी हैव टू फेस द म्यूजिक इफ वी डोंट स्टडी। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस को, परिणामों को भुगतना पड़ेगा। राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, फेस द म्यूजिक। कोई भी एक एग्जाम्पल लिखिए। अगला इडियम है ऑल एट सी। क्या होता है ऑल एट सी? ऑल एट सी, लेट्स सी कि हम समुंदर में हैं और चारों तरफ, समुंदर के गहराई में गए हैं बहुत दूर किनारे से, और चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है। अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट नेविगेशन, जीपीएस, लोकेशन, चारों ओर पानी दिखने के बाद दिन के टाइम पे समझ में नहीं आता है ना कौन सी दिशा किस तरफ है। सो वही है ये ऑल एट सी। इसका मीनिंग है फीलिंग कंफ्यूज्ड, पजल्ड, उलझन में आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परप्लेक्स्ड भी जिसको बोला जा सकता है। मराठी में गोंधळून जाने झाला आपण म्हणतो। ऑल एट सी। ठीक है, मेरा सारा कमरा, किताबें, पेपर्स बिखरे हुए हैं एंड मुझे पेन ड्राइव चाहिए, मिल नहीं रहा है। सो मेरी सिचुएशन कैसी हो गई है? ऑल एट सी, यानी आई एम पजल्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, नहीं पता है कहाँ पेन ड्राइव रखा है। मैं ऑफिस में हूँ, आज मुझे दिन भर बहुत ज़्यादा काम है। ओके, एंड उसके बाद और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आ गया है एंड नाउ आई एम नॉट गेटिंग कि मैं पहले वाला काम करूँ या जो अभी आया है वो वाला काम करूँ। सो मेरी सिचुएशन कैसी हो गई है? आई एम ऑल एट सी। ठीक है, दिनेश मेरा फ्रेंड जिसके बोर्ड एग्जाम से साल भर पढ़ाई नहीं किया है उसने, एंड अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट चैप्टर करूँ, सेकंड चैप्टर करूँ या क्या करूँ। तो मैंने पूछा हाउ आर यू फीलिंग दिनेश? तो दिनेश ने बोला आई एम ऑल एट सी, यानी मैं कंफ्यूज्ड हूँ अभी। कंफ्यूजन, गोंधळून जाने, फीलिंग पजल्ड या उलझन वाला सिचुएशन, ऑल एट सी। फेस द म्यूजिक, ऑल एट सी। ओके, द थर्ड idiom we have is pay through nose. Repeat after me. Pay through nose. Pay यानी अदा करना, भुगतान करना, कीमत चुकाना। Nose, through nose, नाक के द्वारे कीमत चुकाना नहीं, इसका ये मीनिंग नहीं है।
इसका मीनिंग है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आपने परचेस किया, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आपने खरीदी। आपका बजट था 10,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर आप उसको 15 तक लेके जाने वाले थे, बहुत कोशिश करके 20, लेकिन वो वस्तु हो गई है 70,000 की। सो बहुत कठिन था आपके लिए उस चीज़ का पेमेंट करना। सो रिसेंटली आई हैव बॉट अ लग्जरी कार, तो मैंने बोला आई हैव पेड थ्रू नोज, नाउ आई हैव टू पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ आपने खरीदी, ठीक है, जिसका आपके पास इंतज़ाम नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको खरीदा, मुश्किल से आपने वो चीज़ खरीदा या उसका प्राइस दिया, अमाउंट पे किया। उस सिचुएशन में कहा जा सकता है पे थ्रू नोज। ओके, द नेक्स्ट इडियम हियर वी हैव इज अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे होता है एक महत्वपूर्ण दिन, एक इम्पॉर्टेंट दिन। जैसे 26 ऑफ जनवरी, 15 ऑफ अगस्त, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डे है। जिस दिन आपका ऑफिस में पहला दिन था, जिस दिन आपकी सैलरी आई, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जिस दिन आपका पासिंग आउट परेड होता है, या जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन आपका कोई भी ऐसा दिन जो आपके लिए खास है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन को बोला जा सकता है अ रेड लेटर डे। फॉर एग्जाम्पल 26th of January is a red letter day for all of us. 26 जनवरी हमारे सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। Tomorrow is a red letter day for my son who is in board exams, who is giving board exams. कल मेरे बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। Yesterday was a red letter day for me. कल मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। So a red letter day, which means एक महत्वपूर्ण दिन, a red letter day. यूज़ करिए कमेंट सेक्शन को अपनी प्रैक्टिस के लिए। कोई भी एक रैंडम दिन लीजिए और बोलिए अ रेड लेटर डे, कोई भी एक तारीख और बोलिए इज़ अ रेड लेटर डे फॉर मी, फॉर हर, फॉर माई फादर, फॉर माई ब्रदर, फॉर रोशन, फॉर नेहा, एनीथिंग, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई रिपीट, you can repeat after me. Let the cat out of the bag. क्या मीनिंग है? वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखने चाहेंगे तो ऐसे आता है, बिल्ली को बैग में से बाहर निकलने दीजिए। जैसे बिल्ली को आपने छुपा के रखा है बैग या एनवेलप के अंदर, अब आप उसको बाहर निकलने दीजिए, ऐसा इसका बिल्कुल मीनिंग नहीं है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग है अभी बहुत हो गया, सीक्रेट को, राज को छुपाइए मत, बता भी दीजिए, ठीक है। सो कमल मेरी दोस्त है, तो मैंने कमल को कहा कमल बहुत हो गया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी बहुत हो गया, अभी अपना राज बता भी दो, जो सीक्रेट इतने टाइम से अंदर छुपा के रखा है वो खोल भी दो, राज की बात हमारे साथ शेयर करो। सो मैं बोलूँगी बहुत हो गया को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इनफ। ओके, कमल इनफ नाउ, या फिर कमल इनफ इज इनफ नाउ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी राज को हमारे साथ शेयर करिए, बताइए। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी एक नाम लीजिए और बोलिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, राजेश, enough is enough now. Let the cat out of the bag. I would like to know about your result, performance, marks, score, whatever it is. Let's take one more example. Meena, let the cat out of the bag and tell me your rankings in the exam. मीना बहुत हो गया, अभी बता भी दीजिए कि आपका एग्जाम में क्या रैंक आया है। नेक्स्ट इडियम है an open book.
एन ओपन बुक, खुली किताब। ओके, खुली किताब अगर है तो सब कुछ हमको पता चल सकता है उसमें क्या है क्या नहीं है, what are the topics and all, isn't it? So an open book, खुली किताब का अर्थ होता है जैसे कुछ व्यक्ति, कुछ लोग जिनके बारे में हमको सब पता रहता है, वो लोग अपने बारे में छुपाते नहीं हैं। बोलते हैं ना हिंदी में कि मैंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, मैं कभी भी कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। उस इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्या खेलना क्या खाना, कहाँ जाना, क्या करियर बिजनेस, सब उसका सबको पता है। वो छुपा रुस्तम टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा सकता है एन ओपन बुक। माई सिस्टर प्रिया इज एन ओपन बुक, मेरी बहन प्रिया एक खुली किताब की तरह है, यानी उसके बारे में सबको सब कुछ पता है। माई फ्रेंड नरेश इज नॉट एन ओपन बुक, लेकिन मेरा दोस्त नरेश जो है वो खुली किताब की तरह बिल्कुल नहीं है। सो एन ओपन बुक का मीनिंग होता है खुली किताब, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सबको सब पता है। माई स्टूडेंट राधे श्याम इज एन ओपन बुक, मेरा विद्यार्थी छात्र राधे श्याम जो है वो खुली किताब की तरह है, उसके बारे में सबको सब पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम वी हैव इज राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस। आई रिपीट, राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस। ग्रीक माइथियोलॉजी में एक कहानी है, कहावत भी है। फिनिक्स एक पक्षी का नाम है और वहाँ पर ऐसे होता है कि फिनिक्स नाम का पक्षी जलकर, आग में जलकर राख होकर फिर से दोबारा जीवित होकर उड़ता है। ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो, फिनिक्स स्टोरी, ग्रीक माइथोलॉजी। सो इसका मीनिंग एक्चुअल में ये है कि सब बर्बाद हो चुका है, सब तहस नहस हो चुका है। मराठी में जिसको हम बोलते हैं सगळं उद्ध्वस्त झालेलं आहे आणि तिथूनही नवीन सुरुवात करणे। सब तहस नहस बर्बाद होने के बाद, तबाही होने के बाद, वहाँ से जीरो से, शून्य से एक दोबारा कोशिश करना, एक दोबारा शुरुआत करना। जैसे एडिसन के साथ भी हुआ था, उनकी फैक्ट्री जलकर भस्म हो गई थी एंड उन्होंने बोला था कि मैं कल से इसको दोबारा बनाना शुरू करूंगा। दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। विनोद, माई फ्रेंड विनोद had a huge loss in his business, in his startup, and now Vinod has to rise like a phoenix from the ashes. थोड़ा बड़ा है idiom, rise like a phoenix from the ashes, यानी फिनिक्स की तरह राख में से बाहर निकलना, सब खत्म हो जाने के बाद भी दोबारा शुरुआत करना। Disha, my friend, my roommate, had huge loss in the business, in the startup, and now she has to rise like a phoenix from the ashes. Okay, let's take the next idiom. A fair weather friend. कौन होता है ये fair weather friend? Fair यानी अच्छा, मौसम यानी वेदर यानी मौसम। फेयर वेदर फ्रेंड, एक ऐसा मित्र जो अच्छे मौसम में ही आपके साथ रहता है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जैसे आपके लाइफ में उजाला है, रोशनी है, अच्छा समय चल रहा है, खुश हो, हैप्पी हो, स्टेबल हो, सब गुड 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 चल रहा है, तभी ये लोग आपके साथ रहेंगे। और जब आपके लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी, तूफान आएंगे, दुख दर्द, कठिन सिचुएशंस, परिस्थितियाँ आएंगी, तब ये व्यक्ति आपके साथ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो जो अच्छे समय में आपके साथ रहता है उसको बोला जाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड। मानसी इज लाइक अ फेयर वेदर फ्रेंड टू मी। मानसी मेरे लिए
एक फेयर वेदर फ्रेंड की तरह है। इसका मतलब है जब मेरे लाइफ में अच्छा समय चल रहा है तभी मानसी मेरे साथ है, जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, चैलेंजेस आएंगे तब मेरे साथ मानसी नहीं है। ओके, रघुनंदन इज नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड फॉर मी। रघुनंदन मेरे लिए एक फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है, वो मेरे सुख दुख, अच्छे बुरे दोनों समय में साथ रहता है। ओके, फेयर वेदर फ्रेंड, एक नाम लीजिए कोई भी और लिखिए इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, लेट्स टेक वन नेम, विकास और वैशाली इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट idiom, a hard nut to crack। a hard nut to crack जिसका मीनिंग है एक ऐसा फल जिसको तोड़ना, फोड़ना, ब्रेक करना मुश्किल हो। ओके, a hard nut to crack। कोई कोई होते हैं ना नट्स, अखरोट जैसे हो गया, नारियल जैसे हो गया, उसको तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, प्रेशर लगाना होता है, पटकना होता है जोर से, तभी वो टूटता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीनिंग है कोई काम जो करना थोड़ा मुश्किल हो, कठिन हो, जैसे पिताजी को मनाना हो सकता है किसी किसी के लिए मुश्किल काम हो, टीचर से अप्रूवल लेना, सम्मति लेना या किसी चीज़ के लिए उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना, बॉस से छुट्टी लेना। ओके, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई कठिन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये भी हो सकता है। एनीथिंग, कुछ भी, स्टडीज, लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये ना मेरे लिए थोड़ी कठिन है, इसको फेस करना या इसको हल करना। ओके, सो आई कैन से टू कन्विंस माई फादर इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी मेरे पिताजी को मनाना मुश्किल है। टू टेक अप्रूवल ऑफ माई सुपरवाइजर इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी मेरे सुपरवाइजर का अप्रूवल लेना, उनकी राजी लेना मेरे लिए कठिन है थोड़ा सा। ओके, टू कन्विंस माई बॉस फॉर न्यू चेंजेस इन द प्रोजेक्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, प्रोजेक्ट में नए चेंजेस के लिए मेरे बॉस को मनाना थोड़ा कठिन काम है। ठीक है, एनीथिंग जो आपको लगता है कठिन है। दिस मैथ्स क्वेश्चन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। यूपीएससी की एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। एसएससी एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। कैट, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, कैट इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। ओके, सो कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको लगता है कि ये कठिन है। नेक्स्ट वन इज अ पीस ऑफ केक। क्या मीनिंग है इसका? अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना है। जैसे व्हेन आई वाज इन नॉर्थ इंडिया, जब मैं नॉर्थ इंडिया में थी, मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे मैम ये सवाल तो हलवा है। ओके, हिंदी में भी और एक होता है, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का काम है, यानी इतना आसान काम है कि मैं इसको चुटकियों में ऐसे अपने बाएं हाथ से कर दूंगा। ओके, सो अ पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है एक ऐसा काम जो कि बहुत आसान है, आप उसको ऐसे चुटकियों में कर सकते हो, ईजी है। ओके, सो हलवा है, ये क्वेश्चन तो आसान है जैसे हम बोलते हैं वैसे। ओके, सो मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ अस, आई होप। चाय बनाना हम सबके लिए क्या है, बहुत आसान काम है। टू सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, इज इट? कोई भी ऐसा काम जो बिल्कुल आसान है। टू वर्क ऑन Adobe Premiere is a piece of cake for Rahul. To work on Adobe Illustrator is a piece of cake for Sarang. Okay,
सो इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करना सारंग के लिए क्या है, एक आसान काम है। कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए आसान है। ओके, एनीथिंग विच इज़ अपोजिट ऑफ इट। फिजिक्स न्यूमेरिकल इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फिजिक्स का न्यूमेरिकल मेरे लिए पीस ऑफ केक यानी आसान काम बिल्कुल नहीं है। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट इडियम, दैट इज इन द सेम बोट। एक ही नाव में, इन द सेम बोट, इसका मीनिंग है कि हम एक ही सिचुएशन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 12th बोर्ड चल रहा है, मेरा 10th बोर्ड चल रहा है। हम दोनों ही अभी स्ट्रेस्ड है, परेशान हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं, है ना। सो वी कैन से वी आर इन द सेम बोट। आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपका दोस्त भी इंग्लिश सीख रहा है, दोनों एक ही कठिन या डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। ओके, सो दे कैन से वी आर इन द सेम बोट। वो भी कह सकते हैं वी आर इन द सेम बोट। आपका यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, आपके बड़े भाई का भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। सो यू बोथ आर इन द सेम बोट, एक ही सिचुएशन से गुजरना। आप और आपकी दोस्त दोनों जॉब सर्च कर रहे हो या दोनों प्रमोशन इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, यू कैन से वी आर इन द सेम बोट। अंडरस्टूड नाउ? एक ही सिचुएशन से गुजरना। ऑल राइट, नेक्स्ट let's have the next idiom. Once in a blue moon. Once in a blue moon? Once in a blue moon. इसका मीनिंग होता है एक आध बार, साल में एक आध बार, 6 महीने में एक आध बार। Once in a blue moon, बहुत टाइम में एक आध बार यू कैन से। ठीक है, I go for shopping once in a blue moon. I go for a movie once in a blue moon. Okay, I touch books once in a blue moon. हो सकता है किसी के लिए. Okay, my friend Namita. My friend Namita does go to mall once in a blue moon. ओके, सो वंस इन अ ब्लू मून, एक आध बार आप कोई चीज़ करते हो, बहुत टाइम में एक आध बार, उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। सो ये आज हमने कुछ 12 इडियम्स किए हैं। आपको क्या करना है, पॉज करिए। जब एक इडियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉज करिए, खुद बोल के देखिए उस इडियम को, प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करके देखिए आपको आता है या नहीं यूज़ करना। एंड यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, मैं रिव्यू करूँगी एंड अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली उसको ठीक करूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's class, today's video. See you in the next. Till then, have a good time to practice English that sounds natural and confident. Subscribe. This is Vishakha signing off.